बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 मार्च 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। पूरे बिहार की खबरों की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे आज की हेडलाइन के साथ। तो बात करते हैं कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 विधानसभा से पास। अब माफिया और बदमाशों की खैर नहीं, सीधे पुलिस भेज देगी जेल। कठिन प्रश्न पूछने पर नियोजित शिक्षक हुए नाराज, कहा सरकार हमारे साथ कर रही है धोखा। सीएम नीतीश के जाने से महागठबंधन को कितना नुकसान, एनडीए को इतनी सीटें, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। स्मार्ट सिटी की तरह बनेगा बिहार के 100 शहरों का मास्टर प्लान, सम्राट चौधरी ने किया ऐलान। जमीन की जमाबंदी को तुरंत करवा लें आधार से लिंक, बहुत सारी टेंशन हो जाएगी आपकी दूर। लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 4 आरोपियों को पुलिस नियमित जमानत मिली। आरजेडी कांग्रेस को और तोड़ेगी बीजेपी, सम्राट चौधरी बोले विपक्षी विधायकों का है स्वागत। 2 मार्च को बिहार दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, बिहार को देंगे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात। बिहार पुलिस के अफसरों की बल्ले बल्ले, ये काम करने पर मिलेगी स्पेशल प्रमोशन का तोहफा। नीतीश सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपी एक बड़े अफसर को किया बर्खास्त, निगरानी ने 2017 में रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार। बिहार की ये लोकसभा सीट जदयू के खाते में गई तो कला होना तय, बीजेपी नेता के बयान से मची खलबली। आरएसएस चीफ मोहन भागवत आज आएंगे बिहार, पटना में आरएसएस प्रमुख के 4 दिनों का कार्यक्रम जानिए। इंतजार का मजा लीजिए, बिहार में खेला के सवाल पर नीतीश कुमार के मंत्री ने दिया बड़ा संकेत। बिहार में अब योगी मॉडल से खत्म होगा माफिया राज, कैबिनेट की मंजूरी, विधानसभा में पेश होगा नया कानून। बिहार में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, पछुआ हवा का तापमान पर पड़ा असर, अलर्ट जारी। बिहार कांग्रेस ने विधानसभा से की मांग, कहा पाला बदलने वाले दोनों विधायकों को ठहराया जाए अयोग्य। बिहार की महिलाओं के विकास पर 39,000 करोड़ खर्च करेगी नीतीश सरकार, जीविका समूह को भी सशक्त करने की है तैयारी। बिहार में ज्वेलरी शोरूम से 1.5 करोड़ से ज्यादा के आभूषण की लूट, शटर गिराते हुए पहुंचे बदमाश। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर के सरकार द्वारा लाया गया बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 विधानसभा से पास हो गया है। विधानमंडल से इस बिल के पास होने के बाद उसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर के नया कानून लागू हो जाएगा। बिहार विधानसभा में सरकार की तरफ से मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 को सदन के पटल पर रखा। मंत्री ने कहा कि राज्य के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, महत्वपूर्ण संस्थानों, रेलवे परिसर, बस स्टैंड, खेल मैदान, सार्वजनिक संस्थान, बैंक परिसर आदि जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम होगा, इससे अपराध विरोधी कार्रवाई में मदद मिलेगी। जब विधेयक में यानी कि बिल में 10 धाराएं शामिल की गई है, यह 30 दिनों तक का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रहेगा। दोस्तों अभी बिहार के नियोजित शिक्षकों का परीक्षा चल रहा है, सक्षमता परीक्षा, जहां अब सक्षमता परीक्षा को लेकर के शिक्षक नाराज हैं। जहां जो परीक्षा दिए हैं वे भी नाराज हैं। वे नाराज इसलिए हैं, वे कह रहे हैं कि सरकार क्वेश्चन काफी ज्यादा टफ कर रही है। जहां आपको बता दूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सोमवार से सक्षमता परीक्षा शुरू हो गई है। जहाँ राज्य के 9 जिलों के 52 केंद्रों पर 2 पालियों में ऑनलाइन परीक्षा हुई।
जब पटना में अलग अलग जिलों से लोग परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। परीक्षा शांतिपूर्ण रही, लेकिन परीक्षा में पूछे गए सवाल को शिक्षकों को बहुत परेशान किया। परीक्षा देकर के निकले शिक्षकों ने बताया है कि प्रश्न काफी कठिन थे। जब बीपीएससी द्वारा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पूछे गए प्रश्नों से भी सक्षमता परीक्षा प्रश्न कठिन था। पटना के 70 फीट रोड में स्थित एक परीक्षा केंद्र से परीक्षा देकर के लौटे शिक्षकों ने कहा कि परीक्षा की बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। सरकार ने परीक्षा लेने में जल्दबाजी की है। जब परीक्षा में जो सवाल पूछे गए वे उच्च स्तरीय थे और फिर काफी कठिन सवाल पूछे गए। महिला शिक्षक ने कहा है कि सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है। जहां शिक्षक संगठनों ने भी प्रश्न पूछने के पैटर्न पर नाराजगी जताई है। दोस्तों, बिहार में सरकारी स्कूलों की टाइमिंग को लेकर के मचे बवाल के बीच विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए ऐलान को आज से लागू कर दिया गया है। अब शिक्षा विभाग की तरफ से राज्य के अंदर सरकारी स्कूलों के संचालन को लेकर के नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और इसको लेकर के आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया गया है। जब माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की तरफ से जारी पत्र के अनुसार शिक्षकों के विद्यालय आगमन 9 बजे से शुरू होकर के 5 बजे तक के आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। अब शिक्षक पठन पाठन को लेकर के 9:45 में आएंगे और 4:15 में चले जाएंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब 10 बजे से शुरू होकर के 4 बजे तक विद्यालय की छुट्टी हो जाएगी। सरकार की तरफ से ये आदेश तो लागू कर दिया है, लेकिन वहीं पर फिर खबर सामने आ रही है कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इस आदेश को नहीं मान करके वो पुराना आदेश को वापस ला रही है। यानी कि के पाठक का कहना है कि हम कतई इस आदेश को नहीं मानेंगे। जब फिर से खबर सामने आ रही है कि के पाठक ने स्कूलों को आदेश दिया है कि शिक्षक और बच्चे 9 बजे स्कूल आएं और 5 बजे स्कूल से जाएं। ये के पाठक का आदेश है। जहां पर के पाठक का आदेश 9 बजे से 5 बजे तक है, तो फिर वहीं पर बिहार सरकार का आदेश 10 बजे से 4 बजे तक है। अब दोनों के बीच में इस कदर टकराव हो गई है कि ना शिक्षक को कुछ समझ में आ रहा है, ना ही पदाधिकारियों को, ना ही बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर स्कूल आए तो आए कितना बजे। ये अभी तक पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो सका है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि नहीं, अब सब स्कूल 10 बजे से 4 बजे तक ही चलेगा, ये कंफर्म है, ये मेरा आदेश है। वहीं पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का कहना है कि नहीं, स्कूल 9 बजे से 5 बजे तक चलेगा, ये मेरा आदेश है। अब इन दोनों के टकराव के बीच यहाँ पर शिक्षक और बच्चे फंस गए हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जमीन की जमाबंदी को आधार नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया 4-5 महीने से चल रही है। इसमें आधार के साथ मोबाइल नंबर भी जुड़वाना है, लेकिन राजधानी पटना में इसमें काफी पीछे चल रहा है। अब तक कुल जमाबंदी का करीब 8% ही आधार नंबर से लिंक हो सका है। इसका मुख्य कारण भूस्वामियों में जागरूकता की कमी के साथ उदासीनता भी है। आधार लिंकिंग नहीं करवाने पर भविष्य में भूमि विवाद की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जब पटना जिला में करीब 17,50,000 जमाबंदी को आधार और मोबाइल नंबर से जोड़ा जाना है, लेकिन करीब 1.25 लाख जमाबंदी को ही अब तक जोड़ा जा सका है। यानी कि अगर आपका भी जमीन है तो आपका जमीन का जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत जरूरी है। अगर आप केडीबी लाइव के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए और ये जान लीजिए कि आपका जो जमीन है उस जमीन का लगान को आपको अपना आधार से लिंक करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो हो सकता है कि बाद में आपको इससे नुकसान भी हो और जमीन से जुड़ी हुई विवाद में आप पड़ सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये जान लीजिए और ये आज ही जाकर के अपना जमीन को आधार से लिंक करवा लीजिए, नहीं तो फिर आप बाद में भारी पछता सकते हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की ओर से दर्ज केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित रूप से जमानत दे दी है। जहां स्पेशल जज विशाल गोगने ने सभी आरोपियों को 1-1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है। जहां कोर्ट ने कहा है कि ईडी ने जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, इसलिए उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने की कोई भी वजह नजर नहीं आ रही है। वहीं ईडी ने चारों की नियमित जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर इन्हें जमानत दे दी जाती है तो फिर अपराध की गंभीरता को देखते हुए शर्तों के साथ जमानत दी जाए। ईडी की इस दलील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने चारों को नियमित जमानत देने का आदेश दिया है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब इसको लेकर के अब आरजेडी ने खुला चैलेंज कर दिया और खुला चुनौती दे दिया है। आरजेडी के 4 बागी विधायकों की विधानसभा से सदस्यता समाप्त करने के लिए पार्टी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को पत्र सौंपा गया है। जब बुधवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह एवं विधानसभा में आरजेडी के मुख्य सचेतक अख्तरुल ईमान शाहीन ने ये पत्र सौंपा है। जब प्रदेश राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इसकी जानकारी दी है। जिन सदस्यों की
सदस्यता समाप्त करने का अनुरोध विधानसभा अध्यक्ष से किया है। जब उनमें एक दिन पहले पाला बदलने वाली विधायक संगीता कुमारी एवं उसके पूर्व पाला बदल चुके विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव एवं नीलम देवी शामिल है। वहीं प्रदेश राजद के प्रधान महासचिव और फिर विधायक रणविजय साहू ने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण इन विधायकों की सदस्यता समाप्त करने का अनुरोध विधानसभा अध्यक्ष से किया गया है। भाजपा का लक्ष्य है प्रधानमंत्री मोदी को न केवल तीसरा बार बल्कि लगातार चौथा कार्यकाल दिलाना है। ये कहना मेरा नहीं है बल्कि ये कहना राजनाथ सिंह का है। आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न केवल तीसरा बल्कि लगातार चौथा कार्यकाल दिलाना है। आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह बिहार के दरभंगा जिले में आए हुए थे, जहाँ दरभंगा जिले के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बैठक में ये बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं यहाँ के लोगों से ये सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न केवल तीसरा बल्कि लगातार चौथा कार्यकाल भी मिले। हम राष्ट्र निर्माण के लिए चुनाव जीतना चाहते हैं, न कि सत्ता का आनंद लेने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के अपने 1 दिवसीय दौरे को समाप्त करने से पहले ये टिप्पणी की है। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक परीक्षा 2024 की कॉपियों की जांच प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होगी, जो कि 10 मार्च 2024 तक चलेगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च के अंत तक 10वीं का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल 10वीं बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 31 मार्च 2023 को जारी किया गया था। इसी पैटर्न को देखें तो फिर इस साल बिहार बोर्ड की ओर से परीक्षा परिणाम 20 मार्च 2024 के बाद मार्च के अंतिम सप्ताह तक जारी किया जाता है। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मूल्यांकन कार्य को पूरी तरीके से गोपनीयता बरतने के लिए निर्देश दिया है। जब मूल्यांकन कार्य उन्हीं शिक्षकों से लिया जाएगा जो मान्यता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत हैं। जहाँ उन शिक्षकों की सूची दूसरी समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा समिति ने कहा है कि सह परीक्षक एवं प्रधान परीक्षकों की नियुक्ति पत्र की हार्ड कॉपी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय भेजा जा रहा है, जहाँ नियुक्ति पत्र वितरण के लिए 28 से 29 मार्च तक उपलब्ध रहेगा। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि बीते 12 फरवरी को विश्वास मत के दिन विपक्ष ने लोकतंत्र का चिरहरण किया था, जब एनडीए के विधायकों को अपने पाले में करने के लिए पुरजोर कोशिश की थी। बिहार की जनता उस दिन को भूली नहीं है। जब विपक्ष के कोई भी विधायक सत्ताधारी दल में आएंगे तो फिर उनका स्वागत है, इससे लोकतंत्र की रक्षा होगी। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में माफियाओं का राज नहीं चलेगा, बालू माफिया, शराब माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी महागठबंधन खासकर के राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि 12 फरवरी को विश्वास मत के दिन लोकतंत्र का चिरहरण किया था, क्योंकि उन्होंने भाजपा के विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश की थी, इसलिए लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की राजद ने। वहीं पर सम्राट चौधरी ने फिर कहा कि आरजेडी के लोग भाजपा में आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है, हम दिल खोल करके स्वागत करेंगे। यानी कि सम्राट चौधरी का सीधा कहने का मतलब यह है कि अगर राजद करे तो ये लोकतंत्र का चिरहरण है, अगर हम करें तो ये बढ़िया काम है। वाह जी वाह। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा के साथ हाथ मिलाने के बाद अपने पहले बिहार दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को 1,64,000 रुपये से अधिक की राष्ट्रव्यापी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिनमें से 29,000 करोड़ की परियोजनाएं बिहार की है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी है। जब बेगूसराय में शुरू होने वाली परियोजनाएं तेल, गैस, उर्वरक और फिर रेलवे सहित कई क्षेत्रों से संबंधित है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि उद्घाटन या फिर शिलान्यास समारोह के साथ शुरू की जाने वाले इन परियोजनाओं में से 39 परियोजनाएं तेल एवं गैस क्षेत्र से जुड़ी हुई है और फिर 10 परियोजनाएं रेलवे की है। यह 6 नई ट्रेनों को अभी हरी झंडी दिखाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी नए सिरे से स्थापित बरौनी उर्वरक संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे, जो कि न केवल यूरिया के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगा बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। पुलिस वालों की तो अब बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हाँ, आपको बता दूं कि अपराध पर लगाम लगाने वाले पुलिसकर्मियों और फिर पदाधिकारियों को विशेष पदोन्नति दी जाएगी। राजधानी पटना के सरदार पटेल भवन के सभागार में मंगलवार को आयोजित पुलिस दिवस समारोह में डीजीपी RS भट्टी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण में हर तरह का जोखिम उठाने वाले पुलिसकर्मियों को नियमों से परे जाकर पदोन्नति दी जाएगी, यानी कि आउट ऑफ टर्म प्रमोशन। बीच के सालों में ये व्यवस्था बंद हो गई थी, जब अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। जब पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपराध की जड़ पर चोट करने का निर्देश दिया और फिर कार्रवाई के लिए 6 एजेंडे बताया है।
दोस्तों महागठबंधन के 3 विधायकों के भाजपा में शामिल होने को लेकर की बिहार की सियासत गरमाई हुई है। आज जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पार्टी बदलने वाले अपने दोनों विधायकों को बर्खास्त करके उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग विधानसभा अध्यक्ष से की है, या उसके बाद अब भाजपा की तरफ से भी जवाबी हमला किया गया है, जिसकी कमान संभालते हुए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले उन्हें ये बताना चाहिए कि 5 विधायकों को कहां रखा गया था। जब बिहार में फ्लोर टेस्ट के दौरान क्या हुआ था ये सबने देखा था। जब बेहद आक्रामक मोड में नजर आ रहे सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के लोकतंत्र का चीरहरण करने का प्रयास किया गया, ये पहले लिख करके देना चाहिए था। जब उस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष को ये बताना चाहिए कि कर्नाटक विधानसभा में किस तरह से वोटिंग हुई है, यहाँ किस तरह से साजिश रची गई थी, ये पूरे बिहार की जनता देख रही है। सम्राट चौधरी ने इस दौरान आरजेडी पर भी हमला बोला। उन्होंने विधायकों को खरीद फरोख्त का बचाव करते हुए कहा कि बिहार में हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत किस पार्टी ने की है, ये बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों नीतीश सरकार ने एक भ्रष्टाचार के आरोपी, एक भ्रष्टाचार के पुतले को बर्खास्त कर दिया गया है। पुतले यानी कि अफसर को, भ्रष्टाचार के पुतले को बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से यह संकल्प जारी किया गया है। 20 फरवरी को ही नीतीश सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी की बर्खास्तगी पर मोहर लगा दी थी। आपको बता दें कि शेखपुरा के तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी मोहम्मद कामिल अख्तर को निगरानी ब्यूरो ने 13 अक्टूबर 2017 को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, जहां 14 नवंबर 2017 को ही उन्हें निलंबित किया गया था। इसके बाद विभागीय कार्रवाई संचालित की गई थी। मुख्य जांच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच आयुक्त ने आरोपी को प्रमाणित बताया था। इसके बाद उन्हें बर्खास्त करने का दंड देने की सिफारिश की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 22 दिसंबर 2023 को इस पर सहमति जताई। इसके बाद 20 फरवरी को नीतीश सरकार कैबिनेट ने बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर मोहर लगाया था। अब इसका पत्र भी जारी कर दिया गया। दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी ये तय नहीं हुआ है कि एनडीए गठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, जब कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये भी कुछ साफ नहीं हुआ है। हालांकि बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के एक दिग्गज नेता के बयान से खलबली मच गई है। कहा जा रहा है कि अगर सीवान लोकसभा सीट जदयू के खाते में चले गई तो फिर वे निर्दलीय यहां से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और फिर पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने बीते बुधवार को ये बयान दिया। दरअसल बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीवान पहुंचे थे। ओम प्रकाश यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि अगर सीवान सीट जेडीयू के खाते में जाती है तो फिर वे जेडीयू के कैंडिडेट के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ओम प्रकाश यादव के इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। उसके बयान से कलह तय है। एक तरफ वरिष्ठ नेता जेडीयू से गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं, तो फिर वहीं दूसरी तरफ अभी भी बीजेपी के कुछ नेता ऐसे हैं जो कि किसी तरीके का समझौता नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों जब से बिहार में बीजेपी की सरकार आई है तब से बिहार में चोर चोरी डकैती की घटना आम हो गई है। यहां तक कि अब बिहार बीजेपी के नेताओं को भी नहीं छोड़ रहा है। आपको बता दूं कि पटना में एक महिला के पर्स से 2 लाख रुपए से अधिक सोने के जेवरात चोरी हो गए, जहां वो भी एक ब्यूटी पार्लर के अंदर से। घटना पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र का है। पीड़ित महिला प्रदेश युवा भाजपा प्रवक्ता अनिकेत झा की मां है। मामले की जानकारी लिखित तौर पर पुलिस को दी गई, जहां सूचना मिलते ही पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी। जब महिला के पर्स में सोने की चैन और फिर मंगलसूत्र रखा हुआ था। भाजपा नेता की मां का नाम बबीता झा है। यह भाजपा नेता का घर पटेल नगर इलाके में है, जहां मामला दोपहर 3 बजे से शाम के 5 बजे के बीच का है, जब बबीता झा घर से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित रेनबो ब्यूटी पार्लर में गई थी, जहां एक फंक्शन में जाने से पहले उन्हें फेशियल कराना था। अनिकेत झा के मुताबिक पार्लर में विजय लक्ष्मी नाम की महिला थी, जब उसने काम शुरू करने से पहले ही सोने की चैन और मंगलसूत्र निकाल देने को कहा था। उसकी मां ने दोनों ज्वेलरी गले से निकाल करके अपने पर्स में रख लिया, जहां फिर पर्स को झोला के अंदर रख दिया। जब करीब 2 घंटे बाद काम खत्म हुआ और फिर वापस झोला से पर्स को निकाला गया तो फिर उसमें रखी दोनों ज्वेलरी गायब मिली। परेशान होकर के घर में कॉल किया, जब फिर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद शास्त्री नगर थाना की पुलिस को सूचना दी गई। ज्वेलरी की कीमत 2 लाख रुपए से अधिक है। अररिया के फॉरबिसगंज में कुछ दिन पहले बंधन बैंक कर्मी से 12 लाख रुपए की लूटकाट की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन अब इस 12 लाख रुपए लूटकाट मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अररिया एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि लूटकांड में प्रयुक्त 2 टीवीएस अपाची बाइक और फिर एक सेमी ऑटो पिस्टल को भी जब्त कर लिया गया है। वहीं लूट के पैसे से खरीदे गए यामाहा बाइक को भी जब्त कर लिया गया। आपको बता दें कि 22 फरवरी को फॉरबिसगंज के अररिया के फॉरबिसगंज के बंधन बैंक शाखा से फुल कहा जाने
के क्रम में बाइक सवार अपराधियों ने 12 लाख रुपए लूट की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि 22 फरवरी को बंधन बैंक की शाखा फरबिसगंज से फुलकहा बंधन बैंक ब्रांच के शाखा प्रबंधक अपने 3 अन्य साथी के साथ 12 लाख रुपए नगद लेकर के टाटा इंडिगो कार से फुलकहा ब्रांच शाम के समय घर जा रहे थे। इसी क्रम में रामपुर ओवरब्रिज के आगे पावर हाउस के समीप NH57 पर बाइक सवार अपराधियों के द्वारा कार को ओवरटेक करके रुपए से भरा बैग लूट कर फरार हो गए थे। दोस्तों, अगर आप अपने खेत में धान लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको धान ही उससे मिलेगी, यानी कि धान की जगह धान ही आपको देगी। अगर आप खेत में आलू लगाते हैं तो आलू के बदले आलू मिलेगी, वहीं पर अगर गेहूं लगाते हैं तो गेहूं के बदले गेहूं मिलेगी। लेकिन हम आपको एक बिहार के ऐसी खेत के बारे में बता रहे हैं जहां पर लगाया गया था आलू, लेकिन निकला कोई अजीब चीज। जब कुछ ऐसा ही हुआ बिहार के गोपालगंज में, जहां पर लोगों को यही लग रहा था कि खेत में किसान ने आलू की फसल लगाई है और खेत से आलू ही निकलेगा, लेकिन उस खेत में कुछ ऐसा छिपा था जिसे इंसान तो क्या डॉग स्क्वाड भी नहीं सूंघ सके। जब पुलिस को इस बात का पता लगा तो फिर पुलिस उस खेत की खोदाई करने पहुंच गई। जब लोगों के सामने उस खेत को खोदा जाने लगा तो फिर उसमें से कुछ ऐसा निकला जिसे रखना पूरी तरीके से गैर कानूनी है। मामला बिहार के गोपालगंज जिले के जादवपुर थाना क्षेत्र का है। दरअसल ये मामला मंगलवार को गोपालगंज के जादवपुर थाना क्षेत्र के चतुरबगा गांव में सामने आया है, जहां पुलिस की टीम ने एक खेत की खुदाई की और उस खेत से फसल की जगह शराब बरामद हुई। इसके बाद वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी है या शराब बंद है और फिर इसका इस्तेमाल करना गैर कानूनी है, कारोबार करना पीना गैर कानूनी है। लेकिन इसके बावजूद भी शराब कारोबारी से जुड़े हुए लोग शराब तस्करी को लेकर के नई नई तिरकम लगाते रहते हैं। जब कभी गाड़ियों में तहखाना बना करके शराब का कारोबार किया जाता है तो कभी एम्बुलेंस और फिर पुलिस वाहन का टैग लगा करके शराब ढोई जाती है। लेकिन बिहार के गोपालगंज में शराब तस्कर ने शराब को छिपाने के लिए एक ऐसा ठिकाना चुना जिसके बारे में कोई शायद ही सोचता होगा, क्योंकि शराब को खेत में छुपा करके रखा गया था। खबर कटिहार से सामने आई है। यहाँ पर युवा चौपाल कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा अपने लाव लश्कर के साथ कटिहार पहुंचे। कटिहार पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष का भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय प्रभारी अधिवक्ता भास्कर सिंह रोहित दर्जनों युवा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा ने बताया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में विकास का कार्य जो तीव्र गति से हुआ है, इस कार्य को लेकर के पूरे भारतवर्ष में हर प्रदेश में हर जिले के हर वार्ड में हर पंचायत में युवा चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। युवा चौपाल कार्यक्रम में युवाओं को शामिल होना है और कार्यक्रम के माध्यम से जो विकास का कार्य भारत में तीव्र गति से हुआ है, यह उस पर चर्चा करना है। खबर पूर्णिया से सामने आई है। यहाँ पर पूर्णिया के सराय में 30 ग्राम स्मैक के खेप के साथ 2 स्मैक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शातिर तस्कर स्मैक को छोटी छोटी पुड़िया में भर करके ग्रामीण बस्तियों में युवाओं के बीच बेचा करते थे। जब पकड़े गए तस्कर रुपोली के रहने वाले हैं। जब पुलिस ने इनके पास से 2 मोबाइल फोन और फिर एक कार को भी जब्त कर लिया है। जब दोनों तस्करों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। पकड़े गए स्मैक के खेप की कीमत करीब 1,25,000 रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए दोनों तस्कर की पहचान रुपोली निवासी सुभाष सिंह के बेटे सुमन कुमार यादव और फिर जपेंद्र सिंह के बेटे डब्लू सिंह के रूप में हुई है। यह गिरफ्तारी बनमखी थाना क्षेत्र के रहिका टोला पारसमणि गांव में स्थित बिस्किट फैक्ट्री के समीप हुआ है। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज जिले के नगर पंचायत बहादुरगंज का वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया गया है। कुल 45 करोड़ रुपए की लागत से नगर क्षेत्र का जीर्णोद्धार किया जाएगा। मिल रही जानकारी के अनुसार नगर पंचायत बहादुरगंज के सभागार भवन में मुख्य पार्षद श्रीमती सेहरा तहसीन की अध्यक्षता में एक प्रखंड स्तरीय बैठक का आयोजन बुधवार संध्या किया गया। बजट को लेकर के बैठक आयोजित की गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-28 में अनुमानित आय लगभग 108 करोड़ 73 लाख रुपए, जबकि अनुमानित व्यय 82 करोड़ 92 लाख का बजट पेश किया गया है। मुख्य पार्षद श्रीमती सेहरा तहसीन ने कहा है कि लगभग 45 करोड़ की लागत से शहर के सभी वार्डों में पक्की सड़कें और फिर नाला का निर्माण कराया जाएगा। वहीं पर शहर के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 20 लाख रुपए का बजट पेश किया गया है। दोस्तों, तेजस्वी यादव 3 मार्च को बड़ा खेला करने जा रही है। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव 3 मार्च को ऐसा खेला करने जा रही है जिससे नीतीश कुमार की नींद उड़ गई। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 3 मार्च को पटना में जनविश्वास महारैली का आयोजन किया गया। महारैली में राहुल गांधी के साथ ही लालू प्रसाद, सीताराम येचुरी, डी राजा समेत INDI के दूसरे सहयोगी दल भाग लेंगे। महारैली की तैयारियां पार्टी के स्तर पर प्रारंभ कर दी गई है। यह रैली की इन्हीं तैयारियों के बीच बुधवार को राजद ने दावा किया है कि न सिर्फ बिहार
बल्कि देश की राजनीति के लिए भी ये परिवर्तनकारी कदम होगा। आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू और फिर प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा को प्रदेश की जनता का भारी समर्थन मिल रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि नौकरी और फिर रोजगार परक सोच तथा सकारात्मक राजनीति को हर कोई पसंद कर रहे हैं। जन विश्वास महारैली में जिस तरह से पूरे राज्य भर से लाखों लोगों के आने की संभावना है, जहां उनके कारण भाजपा के और फिर जदयू के लोग बेचैनी और बौखलाहट में हैं। जहां एनडीए के द्वारा 2 मार्च को प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बनाया जाना है। एनडीए के द्वारा 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बनाया जाना ये भाजपा और फिर जदयू की हताशा का परिचायक है। दोनों नेताओं ने कहा है कि इन्हें जो कोशिश करनी है कर ले। सच्चाई यह है कि जनता के हित में किए गए कार्यों, नौकरी, रोजगार तथा जातिगत जनगणना सहित 75% आरक्षण की व्यवस्था को महागठबंधन सरकार के द्वारा किए गए हैं, उसकी चर्चा हर ओर है और पटना में प्रस्तावित महारैली गरीब विरोधी के सहारे सवालों का जवाब देगी। दोस्तों, बिहार समेत कई राज्यों में पिछले कई दिनों से मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। जहां मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बिहार, यूपी और फिर झारखंड और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर बिहार से चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पश्चिमी हिमालय के आसपास 29 फरवरी को बनने के आसार हैं। इनके प्रभाव से 2 और 3 मार्च को पटना सहित उत्तरी बिहार और फिर दक्षिणी भागों के ज्यादातर इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। वहीं बचे हुए भागों का मौसम शुष्क बना रहेगा। जहां पटना सहित 24 शहरों के न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में सरगर्मी तेज हो गई है। आधिकारिक रूप से घोषणा का इंतजार जरूर है, लेकिन पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। जल्द ही तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। ऐसे में अधिक से अधिक सीटों को कैसे जीता जाए, इसके लिए सभी पार्टियों ने गणित बैठाना शुरू कर दिया है। इन सब के बीच इंडिया टीवी CNN सर्वे में बुधवार को बड़ा खुलासा किया है। जो लोगों की राय से ये बात सामने आई है कि महागठबंधन और एनडीए को कितनी सीटें मिलने वाली है। आइए जानते हैं कि सर्वे के अनुसार कौन बाजी मारने वाला है और फिर कौन पीछे रहने वाला है। सबसे पहले ये जान लें कि इस बार भी सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही गठबंधन में हैं और फिर साथ में चुनाव लड़ेंगे। 2019 में भी ये साथ में ही थे। 2019 में एनडीए को 39 सीटें पर जीत मिली थी। कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट आई थी, वो भी किशनगंज। वहीं पर आरजेडी की बात करें तो फिर 1 सीट भी नहीं मिली थी। इस बार आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। लड़ाई एनडीए से होगी। वहीं पर इंडिया टीवी CNN की ओर से जो सर्वे जारी किया गया है उसमें बिहार की 40 सीटों को 4 क्षेत्र में बांटा गया है। यह है उत्तर बिहार, मिथिलांचल, सीमांचल और मगध भोजपुर। एनडीए को इस बार 35 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। तो फिर वहीं पर इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक देखें तो फिर इंडिया गठबंधन को फायदा होता नजर आ रहा है। तो फिर वहीं पर एनडीए को 4 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। सर्वे के अनुसार एनडीए को उत्तर बिहार की 12 में से 11 सीटें, मिथिलांचल में 9 में से 8 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही है। एनडीए को सीमांचल की 7 में 5 सीट और मगध भोजपुर की 12 में से 11 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है। दोस्तों, अगर आपका बीपीएल कार्ड है यानी कि आपका राशन कार्ड है और आप राशन लेते हैं, सरकार की तरफ से दिए जा रहे राशन लेते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि अब आप 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप राशन कार्ड है आपका और आप राशन लेते हैं तो आप आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज करा सकते हैं। आपको बता दूं कि इसको लेकर के बिहार सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। जी हाँ, बिहार में सभी राशन दुकानों पर आगामी 2 मार्च से आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। बिहार के राशन कार्ड धारकों का मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसके तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। इस योजना के लिए आवेदन की तारीख के बारे में बात की जाए तो ये 2 मार्च से 12 मार्च के बीच है, यानी कि 2 मार्च से 12 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। राशन कार्ड धारकों को सभी राशन दुकानें या फिर कॉमन सर्विस सेंटर पर यह सुविधा मिलेगी। राशन कार्ड धारक अपने निकटवर्ती पीडीएस दुकानों में जाकर के आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कागजात जमा कर सकते हैं। जब पटना के डीएम शीर्षद कपिल अशोक के निर्देश पर राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने की कार्य योजना बनाई है। यह अधिकारियों का कहना है कि वैसे सभी राशन कार्ड धारक जिनका नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सूची में नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। इच्छुक लाभार्थी किसी भी तरह की दिक्कत आने पर टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल कर सकते हैं। अब इसमें जरूरी कागजात के बारे में अगर बात किया जाए तो आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करना आवश्यक है, जिसमें पारिवारिक पहचान के लिए राशन कार्ड या फिर प्रधानमंत्री का लाभार्थी परिवार के नाम का पत्र होना चाहिए। व्यक्तिगत पहचान
के लिए आधार कार्ड या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य फोटो पहचान पत्र होनी चाहिए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को कैबिनेट से मंजूरी दी थी। इसके तहत राज्य सरकार अपने स्तर पर जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराएगी, जो लोगों को फ्री कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। यह बिहार के राशन कार्ड धारक परिवार जो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित रह गए हैं, उन्हें राज्य सरकार की योजना से जोड़ा जा रहा है। यह 2 मार्च से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो ऐसे में अगर आपका भी राशन कार्ड है तो आप इसका लाभ जरूर उठाएं, क्योंकि आपको 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज करने की सुविधा दी जाती है। दोस्तों, ये अपडेट बस है, तो इसके बारे में अगर आपका कुछ कहना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। सीमांचल में लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है और नेता अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। अभी हम आपको बताने वाले हैं सीमांचल के 7 उन लोकसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में, जिसको जानने के लिए आप बेचैन रहते हैं कि आखिर इस सीट पर क्या होने वाला है, ये सीट किसके खाते में जा सकती है। तो हम आपको सीमांचल की 7 सीटों के बारे में बताएंगे कि आखिर इन सीटों पर चल क्या रहा है। आपको बता दूं कि जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इन सीटों का जो ओपिनियन पोल बताने जा रहे हैं, ये हम लोगों का खुद का ओपिनियन पोल नहीं है, ये है इंडिया टीवी CNX के द्वारा जारी किया गया ओपिनियन पोल। तो सबसे पहले बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव में बिहार 40 सीटों के साथ एक अहम जगह रखता है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों को हमने 4 रीजन में बांटा है, जिसमें नॉर्थ बिहार, सीमांचल, मिथिलांचल और मगध भोजपुर शामिल है। इस खबर के जरिए हम आपको बताएंगे कि सीमांचल में किस पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है। यह देश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर है। लोकसभा 2024 का चुनाव अब कुछ ज्यादा दूर नहीं है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जल्द ही तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। लोकसभा चुनाव में बिहार 40 सीटों के साथ एक अहम जगह रखता है। किन सीटों पर कौन सी पार्टी मजबूत है, इसकी जानकारी के लिए इंडिया टीवी CNX के जरिए जनता की राय ली गई है, जो हम आपको भी बताने वाले हैं। इसके लिए बिहार की 40 लोकसभा सीटों को हमने 4 रीजन में बांटा है, जो आपको पहले बताया गया है। नॉर्थ बिहार, मिथिलांचल, सीमांचल और फिर मगध भोजपुर शामिल। आपको बता दूं कि सीमांचल इलाके में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं। इनमें अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका और जमुई शामिल है। ये बिहार का मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ की कम से कम 4 सीटों पर मुस्लिम वोटर ही डिसाइडर हैं। ओपिनियन पोल में जनता की राय भाजपा के पक्ष में जाती दिख रही है। जी आपको बता दूं कि पोल में सामने आए नतीजों के मुताबिक सीमांचल की 7 लोकसभा सीटों में से 5 एनडीए और 2 इंडिया गठबंधन जीत सकता है। आपको बता दूं कि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 40 में से 39 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई है। तो सबसे पहले बात करेंगे अररिया की। तो आपको बता दूं कि अररिया में यहां से बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह मौजूदा सांसद 2019 में उन्होंने आरजेडी के सरफराज आलम को यहां लगभग 2 लाख वोटों से हराया था। जब मुस्लिम वोट यहां बड़ा रोल प्ले करता है। इस सीट पर आरजेडी और फिर बीजेपी की सीधी फाइट लंबे समय से चल रही है। वहीं पर अब बात करेंगे किशनगंज की। तो आपको बता दूं कि बिहार की सिंगल सीट जहां 2019 में एनडीए को हार मिली थी और कांग्रेस को यहां से जीत मिली थी। जब कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने जेडीयू को लगभग 35,000 वोटों से क्लोज फाइट में हराया। जहां बीते 2 चुनाव से यहां कांग्रेस को जीत मिल रही है। जब बीजेपी सिर्फ एक बार ये सीट 1999 में जीती थी, जब सैयद शाहनवाज हुसैन को मैदान में उतारा था। वहीं पर बात करेंगे कटिहार की। तो ये भी मुस्लिम बहुल सीट है। 2019 में जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी ने यहां कांग्रेस के तारिक अनवर को लगभग 60,000 मतों से हराया था। इस बार भी कांग्रेस इस सीट पर दावेदारी कर रही है। वहीं पर पूर्णिया के बारे में अगर बात किया जाए तो पूर्णिया ये सीट जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव का घर कही जाती है। ये सीट 2004 से एनडीए के खाते में है। जेडीयू के संतोष कुशवाहा 2 बार से सांसद हैं, जहां कांग्रेस उम्मीदवार को 3 लाख वोटों से हरा करके जीते थे संतोष कुशवाहा। इस सीट पर भी कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है। अब भागलपुर के बारे में बात की जाए तो ये सीट एनडीए का मजबूत किला मानी जाती है। जब 2019 में जदयू के अजय कुमार मंडल ने आरजेडी को 3.25 लाख वोटों से हराया था। आपको बता दूं कि इस सीट का प्रतिनिधित्व शाहनवाज हुसैन, सुशील मोदी, भागवत झा आजाद जैसे चेहरे भी कर चुके हैं। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर के मोहनपुर रोड स्थित रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में करीब 2 करोड़ की लूट हुई है। जब बुधवार की देर शाम कर्मचारी शोरूम बंद कर रहे थे, इसी दौरान 6 बदमाश पिस्तौल लिए पहुंचे, जब कर्मचारियों को धमकाते हुए अंदर घुस गए और लूट की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने वारदात को अंजाम तब दिया जब करीब 9 बजे दुकान बंद करने की तैयारी की जा रही थी। लूटपाट करने के बाद सभी बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। कर्मचारियों के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई।
जब सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिर जांच पड़ताल में जुट गई है। जहां सदर डीएसपी संजय पांडे ने बताया है कि मामले की जांच शुरू कर दी है। जहां शॉप के कर्मचारी से पूछताछ की गई है, लेकिन ये कुछ भी बताना नहीं चाह रहा है। बताया जा रहा है कि जिस समय अंदर बदमाश घुसे थे उसी समय शहर के जाने माने अधिवक्ता सुधाकर राय भी खरीदारी करने के लिए पहुंचे थे। बदमाश ने उनके साथ भी लूटपाट की। इनके पास 6 लाख रुपए थे। जहां सुधाकर राय आईपीएल खिलाड़ी अनुकूल राय के पिता हैं। जी हाँ, घटना के दौरान पीड़ित अधिवक्ता सुधाकर राय ने बताया है कि बदमाश ने सभी को गन पॉइंट पर लेकर के रूम में बंद कर दिया, फिर वारदात को अंजाम दिया। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है कि बिहार में स्मार्ट सिटी की तरह ही बिहार के 100 शहरों का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। यानी कि बिहार के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी की तरह ही बनाया जाएगा। जब सम्राट चौधरी ने ये ऐलान किया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बुधवार को कहा कि बिहार में स्मार्ट सिटी की तरह ही मास्टर प्लान बना करके बिहार के करीब करीब सभी शहरों को विकसित किया जाएगा, जिसके तहत हर क्षेत्र के लिए अलग अलग जोन तय किए जाएंगे। जब बिहार के डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर 100 शहरों का मास्टर प्लान बनेगा। इसके लिए शहर चिन्हित किए जाएंगे। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। पटना, मुजफ्फरपुर, गया और फिर भागलपुर जैसे शहरों में कई सालों से मास्टर प्लान पर काम चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ पटना में ही 2014-15 मास्टर प्लान बनाए गए हैं। जी हाँ, दरअसल हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी। साल 1960 में पटना में पीआरडीए द्वारा कंकरबाग कॉलोनी बनाया गया। बुधवार को सम्राट चौधरी विधानमंडल में विधेयक 2024 पर सरकार का पक्ष रख रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश में पूरे बिहार में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर मास्टर प्लान बनाकर के राज्य के सभी शहरों को विकसित किया जाएगा, जिसके तहत हर क्षेत्र के लिए अलग अलग जोन तय किए जाएंगे। प्लानिंग के अनुसार ये तय होगा कि किस जोन में औद्योगिक क्षेत्र बने और फिर किस क्षेत्र में आवासीय। प्लानिंग के अनुसार ही पार्क, ड्रेनेज और फिर प्लानिंग की जाएगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि अंग्रेजों के जमाने में शहरों में टाउन हॉल और फिर पार्किंग हाउस बनाए गए थे, जो जीर्ण शीर्ण हो गया है। दोस्तों, अब तेजस्वी यादव के बाबा रामदेव भी फैन हो गए हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि बाबा रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाबा रामदेव तेजस्वी यादव का तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। आपको बता दूं कि योग गुरु बाबा रामदेव बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के फैन हो गए। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बिहार में तेजस्वी सही योग कर रहा है। यहाँ उस लड़के को सुनने के लिए लाखों के लाखों लोग आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। रामदेव ने बिहार की राजनीति पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने लालू प्रसाद यादव और फिर नीतीश कुमार सबको योग करना सिखाया है। उन्होंने कहा कि योग सबको करना चाहिए। लालू यादव भी योग करते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा गलत योग करने लग जाते हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि आजकल तेजस्वी सही योग कर रहा है। रामदेव ने कहा कि तेजस्वी बिहार में अच्छा कर रहा है। जब बिहार की में सत्ता परिवर्तन के बाद पूर्व डिप्टी सीएम जन विश्वास यात्रा पर है, जहां जिलों का दौरा करके जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत और फिर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। यात्रा के दूसरे चरण में वह बुधवार की शाम मधेपुरा पहुंचे हुए आज यहां रोड शो किया। सुबह 9 बजे जिला सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसके बाद रोड शो किया।